आज हम मैथ के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी पे आज हम चर्चा करेंगे, जिस पर हम माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन, विचरण गुणांक और बहुलक, माध्यिका और माध्य के बीच संबंध स्थापित करना, यानी पूरा टॉपिक आपको आज ही क्लियर होगा। जिसमें सबसे पहले हम आते हैं माध्य पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लगाएंगे वो माध्य पे लगाएंगे। यानी माध्य, अगर माध्य कहता है यानी मीन कहता है, तो माध्य का अर्थ ही होता है औसत। माध्य का अर्थ क्या होता है? औसत। यानी माध्य का मतलब ही औसत होता है। और औसत आप जानते हैं कि अगर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ऐसे ही आप औसत भी ज्ञात करते हैं। अब आपको एक वो संख्याओं का एक समूह देगा जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है कि माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे उस संख्याओं का समूह अगर लिखे 2, 3, 5, 7, 3, 2, 1 और आपसे कह रहा है कि इस समूह का माध्य ज्ञात कीजिए। इस समूह का आपसे माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और जितनी संख्याएं हैं उससे हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। यानी 2, 3, 5, 7, 3, 2, 1 के लिए अगर हम इसको आंकड़ों का योग करें यहाँ पे, तो 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 3, 20, 2, 22 और 1, 23, 23 और बटे 2, 3, 5, 5, 10, 17, 3, 20, 2, 22 और 1, 23, 23 बटे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 23 बटे 7 इसका माध्य आ गया। यानी अगर माध्य ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम सीधा कि माध्य बराबर ही होता है, मीन बराबर ही होता है कि आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की कुल संख्या हमें माध्य बता देती है। अगर एक प्रश्न हम आपको दें 4, 1, 1, 6, 2 और 7, 4, 1, 1, 6, 2, 7 और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि माध्य, इसका माध्य ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है कि 4, 1, 1, 6, 2 और 7 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए 4, 1, 5, 1, 6, 6, 12, 13, 14 और 14, 7, 21 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी 3.5 इसका माध्य हो गया। यानी आप माध्य निकालना सीख चुके हैं कि हम माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, ये हमारा माध्य निकालती है। अब हम अगले प्रश्न पे आ रहे हैं कि यदि हमसे माध्य ना पूछकर हमसे माध्यिका पूछे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम माध्यिका हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे उसने क्वेश्चन हमें दिया कि 3, 3, 3, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 11, 12, 12। अब एक समूह उसने दे दिया और ये क्वेश्चन पूछा है 2017 में। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन है और उसने 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, जिसके तहत उसने 4 विकल्प आपको दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है 12, उसके साथ दूसरा विकल्प 7 और तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 9। और हमसे सुनिएगा ध्यान से, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप हमें माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी हम इसका माध्यिका ज्ञात करने वाले हैं, इसका माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, माध्यिका ज्ञात करना, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो भी संख्याओं का एक समूह देगा उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना होगा। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। या तो आप आरोही क्रम में सजा लीजिए या तो आप इसे अवरोही क्रम में सजा लीजिए। अगर आप नहीं सजाते हैं तो प्रश्न का उत्तर गलत आएगा।
यानी हम एक ही मान लें, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में संभालेंगे, यानी इसे आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। और ये पहले से ही पूछा गया क्वेश्चन 2017 में, हम देख रहे हैं कि ये पहले से ही सजा कर दिया हुआ है। यानी देखिए तो 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12। क्लियर। अब अगर ऐसे प्रश्न का जवाब देना हो तो ध्यान देंगे हमें कि पहले गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 का मतलब हो गया कि 5 एक तरफ और 5 एक तरफ निकल गए, और जो बीच में बचा वही माध्यिका है, वो आपका आंसर है। यानी यहां पर आपका आंसर 8 है, क्योंकि जो बचा है वो कितना है, 8 है। अतः दोनों तरफ से निकाल दीजिए, जो संख्या बीच में बचेगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि हम पहले सजाएंगे, और सजाने के बाद, सजाने का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। इसे सजाने के बाद हम बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे, और जो बीच में आएगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, जो पूछा गया प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 5 4 10 3 3 4 7 4 4 7 4 6 और 5। आपसे कह रहा है कि इसकी माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। आंसर है 4.4, आंसर है 4.5 5 और ये है 4। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। 2016 में ये क्वेश्चन आपके पास आया है, और हमसे कह रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। सुनेंगे आप हमें। सबसे पहले इसकी माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसकी माध्यिका को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। या तो इसे आरोही क्रम में सजाएंगे या तो इसे हम अवरोही क्रम में सजाएंगे। आइए आरोही क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम 3 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर इसके बाद 4 3 बार आया हुआ है, 4 लिख दीजिए, 4 4 4। उसके बाद हम 7 लिखें, 5 5। उसके बाद हम 6 लिखें, उसके बाद हम 7 लिखें, और उसके बाद हम 10 लिखें। हमने इसे आरोही क्रम में सजा दिया है, हमने इसे आरोही क्रम में सजा दिया है। अब पहले वाली कार्य हमें करना है। पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कुल 10 है, तो कंफर्म हो गया 5 एक तरफ हो जाएंगे और 5 एक तरफ हो जाएंगे। बीच में हमें कुछ बचने वाला नहीं है। अगर इसी जगह पे ऑड होता तो कंफर्म में बीच में कुछ ना कुछ बच जाता। अगर 7 होते तो 3 एक तरफ 3 एक तरफ और बीच में एक बच जाता, वही हमारी क्या होती, माध्यिका होती। लेकिन यहां पर इवन होने की वजह से 5 एक तरफ और 5 एक तरफ जा चुके हैं, अतः बीच में कोई संख्या बच नहीं रही। तो जो इसका पहला वाला और इसका अंतिम और इसका पहला, इस ग्रुप का अंतिम और इस ग्रुप का पहला, इसे हम क्या करते हैं कि जोड़कर आधा कर देते हैं। यानी आ गया 9/2, यानी 9 में 2 से भाग देंगे 4.5, यानी हमारा आंसर 4.5 है। यानी इसकी माध्यिका 4.5 आएगी। इसकी माध्यिका आपको 4.5 मिलने वाली है, 4.5। क्योंकि अब अगला क्वेश्चन आप यही देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन यही देख लीजिएगा। यदि किसी ने आपसे कहा 2 3 7 4 5 1 3 2, और आपसे कहा गया कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इसकी माध्यिका को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, मीडियन में माध्यिका में जल्दीबाजी मत करिएगा। इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लीजिएगा। आरोही क्रम अगर एक ही बनाना, एक ही बनाइए ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। आरोही क्रम यानी सबसे पहले छोटा, यानी 1 लिख दिया। उसके बाद 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार लिख दिया। फिर उसके बाद 3 भी 2 बार आया है, 2 बार लिख दिया। उसके बाद 4, उसके बाद 5,
उसके बाद 7। यानी ये हमारे बन गए आंकड़े के आधार पर हमने एक समूह बना लिया। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कंफर्म है 8 है, तो 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, बीच में कुछ बच नहीं रहा। अगर यही बीच में कुछ बच गया होता तो मेरा वही माध्यिका हो जाती, हमारा वही आंसर हो जाता, लेकिन नहीं बच रहा। तो इस ग्रुप का अंतिम और इस ग्रुप का पहला, इनको जोड़कर हमें आधा कर लेना है। यानी इसका मतलब हो गया 3 + 3/2 यानी 6/2, यानी इसकी माध्यिका हो गई 3। इसकी माध्यिका आपके पास 3 आ गई है, 3 आ गई है। यानी इस प्रकार से हम माध्यिका को ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। अगले प्रश्न पे आए अगर हम, तो अगला प्रश्न हमारा बहुलक का है। हमें बहुलक ज्ञात करना है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, सबसे आसान प्रश्न होता है। जो रिपीटेड सबसे अधिक होते हैं वही मोड होते हैं, वही बहुलक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर आपसे उसने कहा 2 3 5 7 3 2 1 3 4 5 और आपसे कहा कि दी गई संख्या जितनी ये समूह है आवंटन की, उसका बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी मोड ज्ञात कीजिए। तो अगर बहुलक ज्ञात करने में हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग की चिंता नहीं है, हम सीधा एक ही चीज चाहते हैं कि जिस संख्या का सबसे अधिक बार जो संख्या आई है वही हमारा बहुलक होगी। तो हम देख रहे हैं कि 3 3 और 3 यही एक ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है, अतः हमारा आंसर जो होगा वो आंसर 3 होगा। यानी बहुलक यहां पर जो बहुलक हो रहा है वो 3 है, यानी बहुलक यहां पे 3 है। यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए आपने सीखा कि जो समूह हमें दिया जा रहा है, अगर उस समूह में जो संख्या सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति होगी, सबसे अधिक बार आएगी, वही हमारी क्या होगी, बहुलक होगी, वही हमारा मोड होगा। तो आपने बहुलक बनाना सीख लिया। अब जैसे एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं आपको। क्वेश्चन है 3 4 5 1 2 4 3 4 5 4 4 और हमसे पूछा कि दी गई इस समूह में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो कंफर्म है, आप देख रहे हैं कि 4 सबसे अधिक बार आया है, अतः आपका जो बहुलक होने वाला है वो 4 है। यानी जो बहुलक है उसका उत्तर जो है बहुलक ज्ञात करने में वो 4 है। इस प्रकार से हम लोगों ने माध्य देख लिया, हम लोगों ने माध्यिका देख ली, हम लोगों ने बहुलक देख लिया। 3 चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। हम माध्य क्लियर कर चुके हैं, माध्यिका क्लियर कर चुके हैं और बहुलक क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं, अब अगला पॉइंट हमारा है रेंज, यानी परिसर ज्ञात कीजिए। वो हमसे क्वेश्चन पूछता है रेंज ज्ञात कीजिए। और यकीन मानिएगा कंपटीशन के लिए सांख्यिकी अब वर्तमान में सबसे ज्यादा रिलेवेंट बनता जा रहा है, यानी प्रासंगिक बनता जा रहा है। और क्वेश्चनों में दम नहीं होता, केवल हमें उसकी टर्मिनोलॉजी से मेल लेना होता है, एक संबंध बनाना होता है। तो देखेंगे यदि हमसे परिसर पूछे, रेंज पूछे, तो रेंज का मतलब होता है बच्चों, याद रखिएगा कि जो रेंज है वो रेंज का अर्थ होता है कि उस समूह में जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, वही रेंज कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको दिखाएंगे, जैसे 3 5 21 23 7 9 43 52। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक अंकों की एक समूह है संख्याओं का सॉरी। अब हमसे रेंज पूछा गया है। रेंज का मतलब होता है हिंदी में परिसर। हमसे कहा गया कि इस समूह का परिसर ज्ञात कीजिए, इस समूह का परिसर। तो समूह का परिसर का अर्थ होता है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। जो आंसर आएगा वही आपका रेंज होगा, वही आपका परिसर होगा, वही आपका रेंज होगा और वही आपका परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है? 3
सबसे बड़ी संख्या 52 है और सबसे छोटी संख्या क्या है 3। अब हम इसमें रेंज निकालने वाले हैं, तो रेंज निकालने के लिए हम 52 में से 3 को घटा देंगे और आंसर आएगा 49। यानी हमें पता चल गया कि समूह का जो परिसर है वो 49 है। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। यानी परिसर निकालना भी आप सीख चुके हैं। परिसर का मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या समूह की घटा देंगे तो हमें रेंज पता चल जाएगी। एक प्रश्न और लगाइएगा ताकि आप कंफर्म स्पष्ट हो सकें। 22, 2, 3, 8, 21, 42, 43, 3, 7 और हमसे कहा गया कि इस दी गई संख्या का आप हमें रेंज ज्ञात करके बताइए, यानी हमें परिसर ज्ञात करके बताइए। तो एक बात याद रखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ कि अगर आपसे रेंज ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 43 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वही रेंज होगा। वही क्या होगा, रेंज होगा। यानी रेंज का मतलब हो गया 43 में से हम 2 घटा देंगे, हमारा आंसर 41 आएगा और यही हमारा उत्तर होगा, यानी यही हमारा रेंज होगा, यही हमारा रेंज होगा। तो हम लोगों ने माध्य देख लिया, माध्यिका निकालना सीख लिया, बहुलक निकालना सीख लिया और हम लोगों ने परिसर निकालना भी सीख लिया, रेंज निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया। अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट प्रसरण और मानक विचलन, यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी प्रसरण और मानक विचलन हम सीखने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको 2 फार्मूला देंगे जहां पर यदि प्रसरण दिया हुआ है तो हमें मानक विचलन कैसे निकालना है, और यदि हमें मानक विचलन दिया है तो हमें प्रसरण कैसे निकालना है। क्लियर? तो अगर याद रखिएगा कि मानक विचलन, ध्यान दीजिएगा, हमें मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन बराबर कौड़ी में प्रसरण होता है। मानक विचलन का फार्मूला होता है कौड़ी में प्रसरण। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि अगर मुझे किसी ने कह दिया कि 16 का वर्गमूल बताइए, तो 16 का वर्गमूल और 2 विकल्प में हमें लड़ना है, ए विकल्प और बी विकल्प में। 16 का एक विकल्प है +4 और एक विकल्प है +-4। अब इस 2 विकल्पों में हमें एक विकल्प चुनना है और हमारा प्रश्न है कि 16 का वर्गमूल कितना होगा। तो मैं जानता हूं कि आप 100% इसी को चुनने वाले हैं क्योंकि यही सही आंसर है, क्योंकि किसी का भी वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों सही होता है। यानी 4 आंसर गलत हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 नहीं होता, 16 का वर्गमूल +-4 होता है। यानी 4 का भी वर्ग करेंगे तो भी 16 आएगा और -4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 आएगा, याद रखिएगा। लेकिन प्रसरण जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है। प्रसरण जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है और इसी वजह से इसे मॉड में हम बंद कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। ये चिन्ह जहां लगा मिल जाएगा, समझ जाना कि उसकी वैल्यू सदैव पॉजिटिव आने वाली है, धनात्मक आने वाली है। क्या आने वाली है? धनात्मक। अगर यही प्रश्न मैं दोबारा आपसे पूछूं, ध्यान दें कंपटीशन में है आप इस समय और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं आप, अगर यही मैं ऐसे लगाकर आपसे पूछ लिया होता कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो पक्का आपका आंसर होता कि इसका आंसर सदैव 4 आएगा, क्योंकि इसका आंसर कभी माइनस में आ नहीं सकता। इसका आंसर मॉड लगा हुआ है, इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। मेरी बात गई? यानी इसका मतलब है कि इसका आंसर प्लस में आएगा और यही आप हटा दें तो इसका आंसर +-4 हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रसरण का जो प्रसरण आपको दिखाई दे रहा है वो कौड़ी में तो जरूर है लेकिन मॉड लगा के है, यानी प्रसरण का मान सदैव धनात्मक होता है।
प्रसरण का मान सदा धनात्मक होता है। और अगर यहीं से एक फार्मूला और बना दें कि प्रसरण बराबर कितना होगा, तो कहने में आप एकदम नहीं हिचकेंगे कि मानक विचलन का वर्ग कर दीजिए, मानक विचलन का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कौड़ी वहां से हटेगी तो इधर वर्ग हो जाएगा। क्लियर? तो मानक विचलन बराबर होता है कौड़ी में प्रसरण, लेकिन मॉड लगा हुआ है, इसका उत्तर सदैव किस में आएगा? प्लस में आएगा। और प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं, आपके साथ हम पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आरआरबी और एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी में ये क्वेश्चन उठाया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन लिखेंगे, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 हो, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, प्रश्न लिखेंगे, यदि एक संख्या का मानक विचलन 6 हो, मानक विचलन 6 हो, तो उसका प्रसरण क्या होगा? तो उसका प्रसरण क्या होगा? और विकल्प दिया है 6, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा विकल्प है 24 और चौथा विकल्प है 36। अब आपसे पूछा है कि यदि, और ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 हो तो प्रसरण क्या होगा? तो प्रसरण का फार्मूला आप जानते हैं कि मानक विचलन का स्क्वायर होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। यानी मानक विचलन 6 है तो 6 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 6 के, यानी हमारा आंसर जो है वो डी वाला है, यानी 36 हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर 36 आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखिएगा, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा? तो इसका प्रसरण क्या होगा? और विकल्प दिया है 40.25, 42.25, 18.25 और दिया है 13। यानी हमसे कहा एक जनसंख्या का यदि मानक विचलन 6.5 है तो उसका प्रसरण क्या होगा? तो इसका मतलब हुआ कि हम मानक विचलन हमें दिया हुआ है, प्रसरण पूछ रहा है, तो मानक विचलन का स्क्वायर कर दीजिए। यानी 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो 65 का स्क्वायर 42.25 होता है और 2 अंक पे दशमलव, यानी 42.25 आपका आंसर हो जाएगा, 42। अगला क्वेश्चन, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो उसका प्रसरण ज्ञात कीजिए। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो उसका प्रसरण ज्ञात कीजिए। विकल्प है 14, 21, 49 और 28। तो 100% आप जवाब तुरंत देने वाले हैं कि प्रसरण का मतलब होता है मानक विचलन का स्क्वायर, प्रसरण का मतलब होता है मानक विचलन का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर, यानी 7 सते 49, और आपका आंसर है कि इसका मान होगा 49, इसका मान होगा 49। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है, एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है, एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और याद रखिएगा, विकल्प भी देख लीजिएगा, A B C D, यानी A है +-9,
बी विकल्प है 9, सी विकल्प है 81 और डी विकल्प है 84/5। और ये प्रश्न है 2016 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो कंफर्म है कि प्रसरण मानक विचलन निकालने के लिए, यानी प्रसरण आपको 81 दिया हुआ है, आपसे मानक विचलन पूछ रहा है, तो मानक विचलन बराबर होता है कौड़ी में 81, यानी कौड़ी में प्रसरण। लेकिन कौड़ी में 81 लिखेंगे तो प्लस माइनस 9 हो जाएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ और हमने बताया आपको कि यह वैल्यू सदैव धनात्मक होती है, इसलिए इसका मान प्लस माइनस 9 न होके 9 होगा। प्लस माइनस 9 इसका गलत आंसर होगा। अगर केवल हमसे कहता कि 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो हमारा आंसर प्लस माइनस 9 होता, लेकिन हमसे प्रसरण पूछ रहा है और प्रसरण सदैव धनात्मक होता है, अतः इसका मान प्लस माइनस 9 न होकर हमारे पास इसका मान आने वाला है 9, क्योंकि 9 9 81। एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2016 में ही कि एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है। एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है। एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है। डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो कंफर्म है कि मानक विचलन बराबर होता है कौड़ी में प्रसरण, लेकिन प्रसरण में भी आपने कहा कि पॉजिटिव होगा, यानी कौड़ी में हम 121 लिख सकते हैं और 121 का वर्गमूल 11 होता है। और हमारा प्लस माइनस, हम बार बार समझा रहे हैं, कभी भी प्रसरण वाले में प्लस माइनस का आंसर मत लीजिएगा, और जरूर होगा आपके विकल्प में, क्योंकि यही 2016 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और ऐसे सेम विकल्प के साथ आपके पास है। आप सदैव आंसर लेंगे 11, कभी भी आप प्लस माइनस नहीं लेने वाले हैं। आप प्लस माइनस नहीं लेने वाले, आपका आंसर सीधा होगा 11 होगा। अब आते हैं हम अगले अपने टॉपिक पे। अब आपने प्रसरण भी निकालना सीख लिया, मानक विचलन भी निकालना सीख लिया। प्रसरण भी और मानक विचलन, यानी प्रसरण दिया है तो आप मानक विचलन निकाल लेंगे और मानक विचलन दिया है तो आप प्रसरण निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात और सुने, हमारी बात एक बात और सुने। मान लिया अभी आपने कहा कि यदि हमारे पास, ध्यान देंगे कि यदि हमारे पास मानक विचलन है तो हमने प्रसरण निकाल लिया, और यदि हमारे पास प्रसरण है तो हमने मानक विचलन निकाल लिया। लेकिन मान लीजिए कि ना ही प्रसरण हो ना ही मानक विचलन हो और केवल एक समूह दे दे, तो कैसे आप प्रसरण और मानक विचलन निकालेंगे? माना कि आपने देखा कि हमारे पास प्रसरण था तो हमने मानक विचलन निकाल लिया, क्योंकि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण प्लस वाला आंसर। और अगर अब हमारे पास प्रसरण था तो प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर। दो फार्मूले से हमने बाबू इनके बीच संबंध बना लिया। लेकिन मान लीजिए कि न तो हमारे पास प्रसरण हो और ना ही हमारे पास मानक विचलन हो, केवल हमारे पास डाटा का एक समूह दिया हो और हमसे पूछ रहा है कि इसका प्रसरण ज्ञात कीजिए और इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए आते हैं ऐसे प्रश्नों पे, ऐसे प्रश्नों पे आते हैं। आपका प्रश्न है 10 11 9 11 9, 10 11 9 11 9। प्रश्न है समूह का मानक विचलन होगा। समूह का मानक विचलन होगा। समूह का मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन क्या होगा हमें ज्ञात करना है। मान लिया जब प्रसरण दिया था तो बड़ी आसानी से हमने समूह विचलन, बाबू हमने मानक विचलन निकाल लिया था। मानक विचलन दे रहा था तो बड़ी आसानी से हम प्रसरण निकाल ले रहे थे। लेकिन हमें केवल एक डाटा दिया है 10 11 9 11 9, एक समूह बनाकर दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका क्या निकालना है? मानक विचलन निकालना है। तो मेरी तरफ ध्यान देंगे कि इसका मानक विचलन हम कैसे निकालेंगे।
मानक विचलन कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न का हम माध्य निकालने वाले हैं, और माध्य में हम निकालने वाले हैं, सुनिएगा सबको। आप ही ने कहा कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य मतलब एवरेज, औसत, मीन, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमने आंकड़ों का 10 और 20 20 20 40 और 10 50, यानी जोड़ देंगे तो हमें 50 मिल गया। अब बटे संख्या 1 2 3 4 5, यानी इसका माध्य आ गया 10। अब ध्यान देंगे आप लोग यहां पे, बहुत कॉन्शियस ध्यान देंगे। अगर हमें माध्य निकल चुका है, अब हम माध्य निकालने के बाद प्रसरण निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रश्न से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रसरण निकालेंगे, याद रखिएगा समूह से कैसे हम प्रसरण निकालेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रसरण निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना। इसमें से इसको घटा के और जितना आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। फिर से अब देखना, ध्यान देना, इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस, फिर 10 में से 11 को घटाओ -1, कितना आएगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और फिर 10 में से 9 को घटाओ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 10 में से 11 को घटाओ -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और प्लस 10 में से 9 को घटाओ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अब इतना आ गया बटे जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, यानी 5 से हमने भाग दे दिया। अब ये मेरा प्रसरण आ गया, ये हमारा क्या आ गया, प्रसरण आ चुका है। यानी 1 2 3 4 बटे 5। अगर हमसे केवल यह प्रश्न पूछा होता कि इस समूह का प्रसरण ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर हो गया होता 4 बटे 5। एक बार मैं पुनः रिवीजन करूंगा। मैंने इसका माध्य निकाल लिया, माध्य निकालना आपको आता है, सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग दे दिया। अब क्या करेंगे, माध्य में से इसको 1 को घटाएंगे, 10 में से 10 को घटाएंगे 0 का स्क्वायर कर देंगे 0। 10 में से 11 -1 का स्क्वायर 1। 10 में से 9 गया 1 का स्क्वायर 1। 10 में से 11 गया -1 का स्क्वायर 1। 10 में से 9 गया 1 का स्क्वायर 1। अब बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। इतनी बातें समझ में आ गई। हमारा निकल गया प्रसरण, और जब प्रसरण निकल गया तब तो आप तेज ही हो, मानक विचलन निकल जाएगा, क्योंकि फार्मूला आपके पास है कि मानक विचलन बराबर कौड़ी में प्रसरण। मानक विचलन बराबर कौड़ी में प्रसरण, यानी मानक विचलन होता है, याद रखिएगा, मानक विचलन बराबर होता है कौड़ी में प्रसरण। कौड़ी में प्रसरण। अब इसका आंसर आ गया कौड़ी में 4 बटे 5। 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा, 5 का नहीं होगा, यानी आंसर आ गया 2 बटे कौड़ी में 5। ये आपका मानक विचलन है, ये आपका मानक विचलन है। आशा करेंगे बात समझ में आई होगी। पहले हम इसका माध्य निकालेंगे, माध्य निकालने के बाद इसका हम प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण के लिए आपने इसका इसमें अंतर करके उसका स्क्वायर कर दिया, चाहे -1 आए चाहे 1 आए, स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है। अतः सबको जोड़ के आज जितनी संख्या है उससे भाग दे दिया। 4 बटे 5 जो आया वो मेरा प्रसरण आया। तो प्रश्न यहां भी रोक सकता था कि 10 11 9 समूह का प्रसरण क्या होगा, तो प्रसरण यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे पूछा था समूह का मानक विचलन क्या होगा, तो अब आगे भी जाना। इस फार्मूले को मैंने पहले भी बताया है कि मानक विचलन बराबर कौड़ी में प्रसरण, यानी हम इसका वर्गमूल कर देंगे, प्लस वाला ही लेंगे। तो कौड़ी में 4 बटे 5, 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल कौड़ी में 5। ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आप लगाएंगे। ये क्वेश्चन जो मैं बोलने वाला हूं वो रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 30 मार्च 2016 पहली पाली में, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 31 मार्च 2016 फिर पहली पाली में, और रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 31 मार्च 2016 दूसरी पाली में जो आपके पास प्रश्न जा रहा है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 10 10 9 10
10 11 10 10 11 9 11 9। समूह का मानक विचलन क्या होगा? समूह का मानक विचलन क्या होगा? विकल्प दिया है 1, दूसरा विकल्प दिया है 1/3, तीसरा विकल्प दिया 2/3, जल्दी लगाइए, और चौथा विकल्प दिया 2। जल्दी जवाब, इसका जवाब चाहिए। आपके पास 30 सेकंड है, आपके पास 30 सेकंड है जवाब देने के लिए। इसका मानक विचलन क्या होगा? इसका मानक विचलन क्या होगा? इसका मानक विचलन क्या होगा? जवाब देने के लिए 30 सेकंड का वक्त है आपके पास। मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन क्या होगा? एसटी क्या होगी? दस सेकेंड और बचे हैं आपके पास। 2/3 सही आंसर, 2/3 सही आंसर। आते हैं अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम इसका माध्य ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं? सुनिएगा, 10 10 20 20 40 40 40 40 20 60 60 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 50 20 70 और 70 20 90। यानी बाबू इनका योग आ गया 90। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 में 90 में 9 से भाग दिया, माध्य आ गया 10। माध्य कितना आ गया? 10। और 10 में से अगर आप 10 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 10 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो देख लो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो चाहे 5 बार 0 है तो 0 का मतलब 0 ही होता है, प्लस अब 10 में से 9 घटाओगे तो 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, फिर 10 में से 11 घटाओगे तो -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, फिर 10 में से 11 घटाओगे -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 10 में से 9 घटाओगे तो 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अब बटे, और संख्या कुल कितनी है? 9। यानी आ गया 1 2 3 4, 4/9। और आप जानते हैं मानक विचलन होता है कौड़ी में प्रसरण, यानी प्रसरण आप निकाल चुके हैं। और यहां पे यदि आप 4/9 करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी आपका आंसर सही होने वाला है सी विकल्प, सी विकल्प। और एक ही एग्जाम में अन्य अन्य पालियों में सीधा एक ही प्रश्न पूछा गया आपसे कि इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए, और आशा करेंगे कि गलती नहीं करेंगे आप मानक विचलन में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी आपने सीखा कि यदि प्रसरण दिया है तो मानक विचलन निकाल लेंगे, यदि मानक विचलन दिया है तो प्रसरण निकाल देंगे, और यदि हमें समूह दिया है तो भी हम प्रसरण और मानक विचलन दोनों निकाल लेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं अपने 7वें पे, जो कि आपका है विचरण गुणांक, जो कि विचरण गुणांक है, जो कि विचरण गुणांक है। अब देखते हैं यहां से कैसे प्रश्न हमारे पास हैं। एक ही दिन, एक ही वीडियो, और आपके सारे प्रश्न एक वीडियो में हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये 3 करना तो एकदम ना भूलिएगा, ये 3 तो एकदम ना भूलिएगा। सुनिएगा, यदि हमें विचरण गुणांक, अभी हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको, यदि हमसे पूछा गया कि विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए, हमें क्या लेने के लिए कहा गया है? विचरण गुणांक। विचरण गुणांक करने के लिए क्या कहा गया है? यानी हम ये लेने वाले हैं टॉपिक अपना, और ये टॉपिक है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, ये टॉपिक आपका है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक के लिए बच्चों एक फार्मूला होता है, विचरण गुणांक के लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटे माध्य, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। एकदम जबान पे बैठा लो कि विचरण गुणांक यदि हमें निकालने के लिए कह रहा है तो मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। आराम से आप विचरण गुणांक अपना निकाल सकते हैं,
अपना विचरण गुणांक आप निकाल सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक का मतलब होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। और कोशिश करेंगे, हम प्रश्न लगाएंगे इस पे जो पूछे गए प्रश्न है। और एक बात और याद रखिएगा, चूंकि गुणे 100 है तो इसका उत्तर सदैव प्रतिशत में आता है। इसका उत्तर किसमें आएगा? प्रतिशत में। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप और विकल्प आपके पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है कि एक बंटन का माध्य 15 है। माध्य आपको दिया है, एक बंटन का माध्य 15 है तथा मानक विचलन 5 है। मानक विचलन 5 है। मानक विचलन 5 है और आपसे कह रहा है विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। विचरण गुणांक कितना होगा? तो आप जानते हैं कि विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। मान लो एग्जामिनेशन हॉल में फार्मूला भूल गया, मान लो एग्जामिनेशन हॉल में फार्मूला दिमाग से उतर गया और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो याद रखना छोटा वाला ऊपर होता है, बड़ा वाला नीचे होता है, बस खत्म। जो भी छोटा होगा ऊपर कर देना, जो भी उसमें बड़ा होगा वो नीचे कर देना। हर प्रत्येक क्वेश्चन में छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे गुणे 100। आंसर उठाओ। तो माध्य मानक विचलन 5 बटे माध्य है 15 और गुणे 5 तिहाई और 100 में 3 से भाग देंगे, 33.33 प्रतिशत आपका आंसर होगा। 33.33 प्रतिशत आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। एक वितरण का माध्य 80, एक वितरण का माध्य 80 है। क्वेश्चन लिखिएगा, एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है। मानक विचलन 16 है। विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानक विचलन मानक विचलन छोटा है ऊपर 16 बटे 80 अब गुणे 100, 16 बचे 80 और 100 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 20%। और आशा करते हैं कि आप 1 से लेकर 7 तक पूरी तरीके से अब पंडित हो चुके हैं। माध्य में आपको औसत ज्ञात करना था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्यिका में आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया और जो बीच में है वही आपका क्या है? आंसर है। बहुलक में जिसने अपने आप को कई बार रिपीट किया है जिस अंक ने, वो आपका आंसर है। परिसर और प्रसरण में आपने फार्मूला देख लिया था कि परिसर जो कि छोटे और बड़े का अंतर है, यानी समूह में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन दोनों का अंतर ज्ञात करिए, परिसर निकल जाएगा। और प्रसरण और मानक विचलन में आपने देखा कि प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर और मानक विचलन बराबर कौड़ी में प्रसरण, लेकिन प्रसरण हमेशा सदैव धनात्मक होगा। और विचरण गुणांक का एक फार्मूला आपने देखा कि मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। अब लास्ट का जो आप देख रहे हैं टॉपिक, याद रखिएगा, जो लास्ट का टॉपिक आप देख रहे हैं वो टॉपिक स्वयं का फार्मूला है। यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना जान लीजिए कि यदि आपको बहुलक दिया है, माध्यिका पूछ रहा है और माध्य दिया है, तो आपको एक फार्मूला यूज करना है कि बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका और 2 माध्य का अंतर, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। जैसे आपको माध्यिका दे दिया और माध्य दे दिया और आपसे पूछा बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे एक प्रश्न लिखिएगा, किसी बंटन की माध्यिका, प्रश्न लिखिएगा, किसी बंटन की माध्यिका 5 है तथा माध्य 3 है, तथा माध्य 3 है। माध्यिका 5 है, माध्य 3 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बच्चों इसी फार्मूले में केवल रख देना है कि बहुलक बराबर होता है, ध्यान देंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका यानी 3 गुणे 5 माइनस 2 माध्य यानी 2 गुणे 3 पचे 15 2 तिहाई 6 यानी इसका आंसर बहुलक आपका 9 है। बहुलक कितना है? 9 है। हो सकता है आपको बहुलक और माध्य दे के माध्यिका पूछ दे, हो सकता है आपको बहुलक और माध्यिका दे के माध्य पूछ दे,
क्लियर? तो जो भी आपसे पूछे आप इस फार्मूले का लगातार उपयोग करिए, आपको बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच में संबंध मिल जाएगा, मीन मीडियन मोड के बीच में संबंध। व्हाट इज रिलेशन? तो आप कहेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस तरीके से आपका ये चैप्टर स्टैटिक्स का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर था, जिसमें आपने 8 पॉइंट देखे हैं, ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो में पुनः हम आपके साथ इसी तरह से मिलेंगे। धन्यवाद।